नमस्कार, एएनबी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार को नंदीग्राम में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंची और इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए शुभेंदु अधिकारी और उनके पिता पर निशाना साधा। ममता ने यह कहा कि बाप बेटे की मदद के बिना नंदीग्राम आंदोलन के दौरान पुलिस नहीं घुस पाती। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर भी यह हमला बोला होगा। और बता दें कि ममता ने नंदीग्राम में बिरुलिया में रविवार को वहीं रैली की जहां पर उनको हाल ही में चोट लगी थी। और ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा कि उस दौरान जिन सीपीएम के लोगों ने हत्या की वो आज बीजेपी में शामिल होकर के घूम रहे हैं और भवानीपुर से चुनाव लड़ती तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन मैं नंदीग्राम के लोगों के जमीन के आंदोलन को नमन करने के लिए यहाँ से खड़ी हुई हूँ। और सीएम ममता ने नंदीग्राम में ये कहा कि आपकी मिट्टी को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई हूँ, मैं यहीं की भूमि कन्या हूँ और तुम मुझे बाहरी बोलते हो, शर्म नहीं आती। ममता ने आगे ये भी कहा कि जब उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के पिता को यूपीए सरकार के दौरान केंद्रीय मंत्री बनवाया था तब शुभेंदु नाराज हो गए और शुभेंदु इसलिए नाराज हो गए कि उनकी जगह मुझे क्यों नहीं मंत्री बनाया गया। ममता ने यह कहा कि वो नंदीग्राम आंदोलन के दौरान 2 हफ्ते तक अपने घर से नहीं निकले थे। मुकुल राय से असलियत पूछ सकते हैं। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव के बीच बड़ी बात कही है। दरअसल टीएमसी ने चुनाव आयोग से मतदान प्रतिशत को लेकर के शिकायत की है। टीएमसी का यह कहना है कि कुछ मतदान केंद्रों पर मतदान प्रतिशत को लेकर के गड़बड़ी की गई है। मतदान प्रतिशत में अचानक से कमी आई है और इस कड़ी में कांग्रेस राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं। Because phase one of the election is beginning. I don't think there has ever been an 8-phase election in one state, and this is phase one, in which 47 assembly seats for Assam will be voting, and for 30 seats in West Bengal. We were hoping that the polling process will be peaceful, but unfortunately there has been an explosion which rattled TMC office, and as a result 5 workers have been killed. There was enough warning being given. I hope that the remainder of the election will be peaceful. महाराष्ट्र में इन दिनों एनसीपी संकट के दौर से गुजर रही है और एनआईए एंटीलिया और सचिन वाजे मामले की जांच कर रही है। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए हैं और राजनीति के माहिर शरद पवार अपनी पार्टी को महाराष्ट्र की सत्ता में बनाए रखने के लिए क्या कुछ करेंगे, इस पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सूत्रों की माने तो एनसीपी के 2 दिग्गज नेताओं की गुजरात के एक बड़े व्यापारी के साथ अहमदाबाद में मुलाकात हुई और ये मुलाकात शुक्रवार शाम को हुई है। माना जा रहा है कि एनसीपी के दोनों नेताओं और गुजरात के व्यापारियों के बीच एक डिनर डिप्लोमेसी थी, लेकिन इस मुलाकात को लेकर के अटकलों का बाजार भी काफ़ी गर्म है। एनसीपी के 2 सीनियर नेताओं में शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल का नाम सामने आया है और सूत्रों का ये कहना है कि जिस गुजराती व्यापारी के साथ उनकी मुलाकात हुई उसे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबियों में से एक माना जाता है। तमिलनाडु चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चेन्नई के दौरे पर हैं और यहां राहुल गांधी ने एक रैली को संबोधित किया और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर जमकर निशाना उन्होंने साधा। राहुल गांधी ने कहा कि जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मोदी शाह के पैर छूते हैं और उनके सामने झुकते हैं तो उन्हें ये देख करके बुरा लगता है। राहुल गांधी ने रैली में कहा कि मैं देखता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के सीएम को काबू कर रहे हैं और उन्हें चुपचाप अपने पैर छूने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैं ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। राहुल गांधी ने रैली में कहा कि मैंने एक तस्वीर देखी थी कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि अमित शाह के पैर छू रहा है। और वहीं राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इस तरह का रिश्ता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, जहां आपको पार्टी के शीर्ष नेताओं के पैर छूने होते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के सामने झुकना पड़ता है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सत्तारूढ़ माकपा नीत
एलडीएफ और विपक्षी दल कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ पर रविवार को निशाना साधते हुए ये कहा है कि वो केरल में फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। दरअसल केरल में 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस और वाम दल पश्चिम बंगाल से 2000 किलोमीटर दूर केरल में एक दूसरे के खिलाफ जी जान से लड़ रहे हैं, लेकिन वो आपस में सहयोगी हैं। इस असेंबली इलेक्शन में एनडीए यही कह रही है कि यूडीएफ और एलडीएफ ने मिलकर जनता को फुटबॉल की तरह किक मारा और एक ऐसा फ्रेंडली मैच ये खेल रहे हैं जिसमें जीत उनमें से चाहे जिसकी हो, इसमें अल्टीमेटली डिफीट यदि किसी की होती है तो केरला की पब्लिक की। बरनाला के विधानसभा क्षेत्र भदौर से शिरोमणि अकाली दल के इंचार्ज सतनाम सिंह राही के पिता अकाली नेता हरपाल इंद्र सिंह का कुछ दिन पहले देहांत हो गया था, जिनका बरनाला के गुरुद्वारा बेबी प्रधान कौर में भोग और अंतिम अरदास और श्रद्धांजलि समारोह हुआ, जिसमें शामिल होने के लिए अकाली दल के सीनियर नेता विक्रम सिंह मजीठिया और सिकंदर सिंह मलूका के अलावा कई जिलों और हलकों से बड़ी संख्या में अकाली नेता शामिल हुए और शोक व्यक्त किया। बड़ी दुख की गल है जी कि साडे बहुत ही सत्कारयोग बजुर्ग बापू राही साहब वड्डे सानू सलीबी विछोड़ा दे गए हैं। गुरु कृपा करन जिन्हां ने हमेशा ही पंथ की चढ़ती कला वास्ते देश कौम की सेवा वास्ते जिस परिवार का वडमुला योगदान होवे उन्हां दी घाट तां सदा ही महसूस होगी, मगर गुरु कृपा करन जिथे उन्होंने अपने चरना कमलों च निवास बख्शण, पिछे परिवार नूं ये भाना मनण का बल बख्शिश करन और साथ सतनाम सिंह जी एडवोकेट राही साहब नूं देश कौम पंथ इस इलाके की सेवा अगे नालों भी वध चढ़ के ईमानदारी नाल सच्ची सोच नाल करते रहन। मेरी तो यह गुरु अगे सच्चे बादशाह अगे अरदास। सरदार हरपाल इंद्र सिंह जी राही जिन्हां दे अज असीं भोग दी रसम ते सारे इकट्ठे होए हैं। बहुत वड्डी कुरबानी है इस परिवार की, जे गिण लईए भी 4-5 पीढ़ियां तो लगातार आज़ादी वेले भी कुरबानियां कीतियां इन्हां परिवारां ने, किन्ने मोर्चों के विच इन्हां ने हिस्सा लिया। सो बहुत ही कुरबानियां वाला परिवार है। अज उन्हां दी अंतिम अरदास दे विच असीं सारे सरदार हरपाल सिंह इंद्र सिंह जी शामिल होए सीगे, जिन्हां ने अपनी सारी उम्र ही जिवें उन्हां दे बजुर्गां ने लाई, उन्हां ने भी पंथ दे लेखे लाई। ते जिहड़ी वड्डी गल है इन्हां कुरबानियां वाला परिवार होने के बावजूद उन्हां ने कदे कुछ मंगिया नहीं सी कि मैनूं कोई चेयरमैनी चाहिदी है, जां मैनूं MLA की टिकट चाहिदी है, जां मैनूं SGPC की टिकट चाहिदी है, कदे कुछ मंगिया नहीं सी। ते हुण उन्हां दा बेटा भी सतनाम सिंह जी राही उन्हां दे पूरना ते चलदा होया ही पार्टी दे विच बड़ा काम करदा है। पार्टी ने उन्हां नूं भदौड़ हलके की सेवा भी सौंपी है। सो आपां सारिਆਂ ने रल मिल के अरदास कीती, असीं भी करदे हां कि परमात्मा इस नेक इंसान नूं साडे बजुर्ग नूं सरदार हरपाल इंद्र सिंह राही जी नूं अपने चरणों में निवास बख्शे, मगर परिवार नूं चढ़दी कला विच रखे ते भाणा मनण दा बल बख्शे। वेखो डेमोक्रेसी इहदे च गल करन दा तां हर बंदे नूं हक है, धरने मुजाहरे लाउण दा भी हर बंदे नूं हक है, अपनी गल कहण दा भी हर बंदे नूं हक है। पर मैं समझदा भी जिहड़ा कुੱਟਣ मारन वाली गल है ये बहुत माड़ी है, इहदी दब के मैं निंदिया करदा। इहो जिहियां गल्लां नहीं होणीਆਂ चाहीदियां डेमोक्रेसी दे। वहीं 4 महीने से चल रहा किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन जोर पकड़ रहा है। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की नेत्री चित्रा सरवारा ने यह कहा कि दुनिया में कोई भी चीज़ ज़्यादा चलती है तो मीडिया की हेडलाइन बदल जाती है, लेकिन भारत के किसान इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि करीब 4 महीने से चल रहा किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन जोर पकड़ रहा है। वो आज दिल्ली में टिकरी बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंची थी और मंच से संबोधित करने के दौरान उन्होंने इस दौरान किसान नेताओं का आभार भी जताया। बिहार के नालंदा जिले में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर एक ट्रक ने अनियंत्रित होकर के 7 लोगों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई और इस दुर्घटना में 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। सीएम नीतीश कुमार ने दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। और सड़क हादसा नालंदा के तेलहड़ा थाना क्षेत्र में आने वाले तेलहड़ा बाजार में हुआ। दरअसल होली का सामान खरीदने की वजह से बाजार में भीड़ भी थी और इस दौरान हादसा हुआ। हादसे में मारे गए सभी लोग होली का सामान खरीदने के लिए बाजार आए थे और तभी एक अनियंत्रित ट्रक एक दुकान की तरफ से घुसता चला आया और सभी को रौंद दिया। इसमें 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और इस हादसे में 50 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बिहार में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए पिछले महीने बिहार सरकार ने एक अहम फैसला लिया था। सरकार ने सड़क दुर्घटना में दोषी पाए जाने पर ड्राइवर को
ड्राइवर का लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का फैसला लिया था। हो सकता है कि इस मामले में भी ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस रद्द किया जाए। और बिहार में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले महीने के कटिहार में एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी। हरियाणा के गुरुग्राम में एक बड़ा हादसा हो गया जब एक फ्लाईओवर अचानक से नीचे गिर पड़ा। बता दें कि आज होली के त्यौहार के दिन और भीड़ भाड़ इस दिन लोगों की कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलती है, लेकिन इस तरह से सुबह एक बड़ा हादसा हुआ और अधिकारियों पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। गुरुग्राम में हुए इस हादसे में 3 कर्मचारी घायल भी हुए हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की जा रही है कि उन कर्मचारियों को कितनी चोट लगी है। अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर है जिसका कि एक पोर्शन स्पैन है जो कि गिर गया है सुबह 7:30 बजे, जिस विषय में अभी जांच की जा रही है कि किस प्रकार से गिरा। सर इसमें कोई घायल भी हुआ है या भी कुछ कि कोई लोग 3 लेबरर घायल हैं लेकिन फैटेलिटी कोई नहीं। अभी किसी ने दबने की भी कोई है, किसी को दबा हुआ है अभी कोई प्राइमा फेसाई कुछ ऐसा पता नहीं लग रहा, लेकिन अभी जैसे प्रदेश सरकार की तरफ से होली का पर्व मनाने को लेकर के जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन हो सके, इसके लिए शिमला पुलिस ने कमर कस लिया है और कोविड-19 के चलते घर के बाहर सार्वजनिक स्थानों पर होली नहीं मनाई जा सकती। होली के दिन कोविड नियमों का उल्लंघन ना हो, इसके लिए पुलिस जवानों की हुड़दंगियों पर विशेष नजर रही और जिसके लिए टीमों का गठन किया गया। सबसे पहले तो हमारे सिटीजन्स को शिमला पुलिस और हिमाचल पुलिस की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि हम कोविड के दौर से गुजर रहे हैं, बट किसी भी तरह का त्यौहार मन में उत्साह भरता है, एक पॉजिटिविटी लाता है। तो इस त्यौहार को भी आप पॉजिटिवली देखें, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें। अगला वर्ष आएगा तो हम बाहर सड़कों पे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन इस वर्ष आप घर में ही रहिए, अपनी छोटी गैदरिंग में सेलिब्रेट करें, क्योंकि कोविड की सर्ज हमने देखी कि आजकल बढ़ गई है और प्रशासन और पुलिस भी सख्ती पर है। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा, होली मनाइए, सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन अपनी फैमिली और अपने ग्रुप में ही कीजिए। और जो उल्लंघन करेंगे उसके लिए हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है। पहले भी हम इसको टॉलरेट नहीं करते। हमने हमारी टीम्स इसमें एक्टिव रहेंगी। स्टेट हाईवेज़ पे, नेशनल हाईवेज़ पे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स पे और एमसी रोड्स पे हमारी ऑलरेडी टीम्स रहेंगी। इसमें अलग अलग सेक्टर्स में गस्टेड ऑफिसर्स भी रहेंगे। कहने की बात नहीं है, बट किसी का त्यौहार करना, चलान करना, हमारा त्यौहार में चलान करना या किसी भी तरह का केस देना हमारा पर्पस नहीं रहता। बट जो कानून से मजाक करेगा और कानून को अपने हाथ में लेगा तो कानून उसका डिसिप्लिनरी एक्शन जरूर ले। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ में होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया और रंगों के इस त्यौहार में जिला विकास आयुक्त और एसएसपी पुंछ ने भी भाग लिया और देश भर की तरह यहाँ पर भी रंगों का त्यौहार मनाया गया। सुबह से ही बच्चों की टोलियाँ रंग लेकर के घरों से निकली और होली गली मोहल्ले में मनाई गई और एक दूसरे को रंग लगा करके मस्ती करते हुए भी नजर आए। वहीं सनातन धर्म सभा कमेटी पुंछ की तरफ से गीत भवन पुंछ में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको पता है कि पिछले साल कोरोना की वजह से होली का जो पर्व है वो धूमधाम से नहीं मनाया गया, तो इस बार इनकी इच्छा थी कि होली का पर्व धूमधाम से मनाया जाए। तो आप देख रहे हैं कि बड़ी खुशी के साथ, बड़े उल्लास के साथ ये रंगीन कलरफुल जो फेस्टिवल है ये मनाया जा रहा है। लेकिन सबसे जो मुझे यहाँ अच्छी बात लगी और जिस पे मुझे गर्व महसूस होता है वो ये है कि यहाँ ना केवल एक कम्युनिटी के लोग हैं, जहाँ अलग अलग कम्युनिटी के जो पुंछ की जहाँ लोग रहते हैं, पुंछ की अलग अलग कम्युनिटीज़ रहते हैं, वो सारे इकट्ठे होकर जो है पर्व मना रहे हैं। ये हिंदुस्तान में एक मिसाल है कि इस तरह से जहाँ प्यार से लोग रहते हैं और एक दूसरे के जो पर्व हैं वो साथ मिलकर मनाते हैं। इसके लिए इन सबको मैं अपनी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और एक जहाँ इनके साथ होने का मैं गर्व महसूस करता हूँ। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। आपको पता है कि पिछले साल कोरोना की वजह से होली का जो पर्व है वो धूमधाम से नहीं मनाया गया, तो इस बार इनकी इच्छा थी कि होली का पर्व धूमधाम से मनाया जाए। तो आप देख रहे हैं कि बड़ी खुशी के साथ, बड़े उल्लास के साथ ये रंगीन कलरफुल जो फेस्टिवल है ये मनाया जा रहा है। लेकिन सबसे जो मुझे यहाँ अच्छी बात लगी और जिस पे मुझे गर्व महसूस होता है वो ये है कि यहाँ
ना केवल एक कम्युनिटी के लोग हैं, जहाँ अलग अलग कम्युनिटी के जो पुंछ की जहाँ लोग रहते हैं, पुंछ की अलग अलग कम्युनिटीज़ रहते हैं, वो सारे इकट्ठे होकर जो है पर्व मना रहे हैं। ये हिंदुस्तान में एक मिसाल है कि इस तरह से जहाँ प्यार से लोग रहते हैं और एक दूसरे के जो पर्व हैं वो साथ मिलकर मनाते हैं। इसके लिए इन सबको मैं अपनी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और एक जहाँ इनके साथ होने का मैं गर्व महसूस करता हूँ। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तराखंड में देहरादून में होली के मौके पर श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा में फूलों की होली का आयोजन किया गया और इस मौके पर पहुंचे महिला आईजी संजय गुंजियाल ने संतों के साथ जमकर डांस किया। अखाड़े की सचिव और मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज समेत संतों ने फूलों की होली खेली और गीतों पर जमकर डांस किया। इस मौके पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज भी होली के रंग में रंगे हुए नजर आए और फूलों की होली में अखाड़ों के साधु संतों ने जमकर डांस किया। श्री झांकियों के साथ और जो हमारे धार्मिक भजन होते हैं, जो उनके द्वारा जो भी संत महात्मा थे, एक स्वाभाविक है कि जब कोई भजन संस्कृत बजेगा तो नाच गाना तो होता है। तो सभी लोग हमारे आचार्य जी, हमारे रविंद्रपुरी महाराज जी और स्वयं हमारे आचार्य कलाधन महाराज जी, आईजी गुंजियाल साहब जी संत महात्मा थे, सबने होली खेलने के साथ साथ। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के पालघर जिले में बढ़ते कोरोना के मामलों पर जिलाधिकारी ने सार्वजनिक होली पर रोक लगाई है। वहीं होली के सीजन में व्यापारियों का सामान नहीं बिक पा रहा है और व्यापारी बैठ करके ग्राहकों का इंतजार करते हैं। इसे लेकर के होली के रंगों और सामानों को बेचने वाले व्यापारियों में खासा रोष जो है वो देखा जा रहा है। और बता दें कि देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है और इससे महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित है। इसे लेकर के राज्य सरकार काफ़ी गंभीर है। मार्केट खाली लग रहा है, मार्केट में पब्लिक ही नहीं है। यानी कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि त्यौहार आपका तो कमाई आपकी चली गई। पहले टमाटर बेचते थे, अभी होली के समय हम कलर बेच रहे हैं, लेकिन इस साल धंधा बहुत ही बेकार चल रहा है कोविड की वजह से। कोविड की वजह से कोई पब्लिक आ नहीं रही है, इस वजह से कलर का धंधा नहीं है। तो आपका जो सामान खरीदा इसका क्या करेंगे आप? देखेंगे, बिकेगा तो बिकेगा, नहीं तो फिर रखेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम सोचेंगे बिकेगा कि नहीं। ऐसा कोविड का प्रॉब्लम चलेगा तो धंधा ऐसे रहेगा तो फिर नहीं। मुंबई से सटे पालघर जिले के बोईसर की मंडी में हम खड़े हैं इस समय। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि होली का पर्व कल ही है और यहाँ पे जो लोग कारोबार अपना लेके बैठे हैं, उन्हें उम्मीद थी कि होली के पर्व में उनका सामान बिकेगा। लेकिन जहाँ एक और पालघर के जिलाधिकारी ने एक आदेश जारी किया कि सार्वजनिक दुकानों पे होली नहीं खेली जाएगी, ना ही होटल्स में होली मनाई जाएगी और ना ही कोई सार्वजनिक जगह पे धूलिवंदन कार्यक्रम किया जाएगा। इसी को लेकर यहाँ पे जो दुकानें हैं सुनसान पड़ी है। ये भाजी मंडी है जहाँ पे काफी लोग आते हैं और पूरा बोईसर ही नहीं बल्कि आसपास के लोग भी आके यहाँ पे खरीदारी करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस समय होली का जो पर्व है सुनसान तरीके से जा रहा है, क्योंकि इस मंडी में जहाँ पे कई दुकानें होती थी वहाँ पे सिर्फ 3 से 4 दुकानें हैं जो सुनसान पड़ी है। और लोगों का कहना है कि इसी तरह से अगर रहा तो उनको होली कैसे मनाएंगे और किस तरह से 2 पैसे कमाएंगे, क्योंकि वर्ष होने आया है। गए साल भी इसी तरह से लॉकडाउन लगा था और लोगों को भुखमरी का शिकार होना पड़ा था। लेकिन यहाँ पे जो दुकानें खाली पड़ी हैं उनका क्या होगा? क्या इन लोगों को किस तरह का कारोबार मिलेगा? एक तरफ रोजी नहीं है और दूसरी तरफ कोविड का जो दूसरा संक्रमण चल रहा है उसको लेके लोगों में काफी भय है। अब देखना यह है कि किस तरह से इस मार को ये सहन कर पाएंगे। कैमरामैन कमर रजा के साथ अशद शेख, एनबी न्यूज, बोईसर, पालघर। यूपी के कानपुर में कार्डियोलॉजी अस्पताल के आईसीयू में रविवार सुबह अचानक से आग लग गई और आग लगने के बाद अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों को खिड़की तोड़ करके बेड समेत वहां से बाहर निकाला गया, जो कि ये आग आईसीयू डिपार्टमेंट के पास लगी थी और ऐसे में मरीजों को
दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने के दौरान 2 मरीजों की मौत हो गई और मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और सरकार को मरीजों की मौत के लिए जिम्मेदार माना है। वहीं जब पुलिस अधीक्षक से घटना की जानकारी ली गई तो पुलिस अधीक्षक घटना से किसी के मरने की खबर से अनजान दिखे। एकदम सही चल रहे थे, यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, मशीनरी नहीं थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की फॉल्ट से हुआ है जो भी, ठीक है। सारे मरीजों को शिफ्ट करा गया, आग लगी है, ये हॉस्पिटल की गलती है, गवर्नमेंट की गलती, उसके बाद शिफ्ट करा तब यहाँ पे इनकी डेथ हुई है। वहाँ पे एकदम सही थे, 3 दिन 4 दिन से एडमिट थे, ये शिफ्ट हुए हैं, उसके बाद यहाँ पे इनकी डेथ हुई है। इनको कवर करिए। आग हम ICU में लगा था, इनके लड़के अंदर ही बैठे हुए थे, उन्होंने अपने हाथ से उठा के शिफ्ट करा पूरा बेड। बाकी जितनी नर्सेस थी उन्होंने हेल्प करी है। उनका नाम है मोहम्मद इस्लाम, इमाम अली जी, प्रिंस जी उनके रिलेटिव हैं, और बाकी ये इनके लड़के हैं, ठीक है। यहाँ से शिफ्ट करने में उनकी डेथ हुई, वहाँ पे पूरे वेंटिलेटर पे एकदम सही चल रहे थे, यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, मशीनरी नहीं थी, ऑक्सीजन सिलेंडर सब मंगाया और सबसे बातचीत कर रहे थे, कल फ़ोन पे ही बात करी, और जब वहाँ से शिफ्ट करा है, आज सुबह बात कर रहे थे, कल फ़ोन में बात कर रहे थे, शिफ्टिंग के साथ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ना इनके पास ऑक्सीजन मशीन है, ना इनके पास कोई इक्विपमेंट था यहाँ पे। ICU का एक मेडिकल स्टोर है, उसमें आग लगी और उस आग को वहीं पे फिर नियंत्रित कर लिया गया, लेकिन जो उसका धुआं था वो ICU में फैला और सभी 140 पेशेंट्स को सुरक्षित इवैक्यूएट किया गया। 9 पेशेंट्स ऐसे हैं जो दूसरे वार्ड में हैं, वहाँ पे धुआं अगर अब नहीं है, वो पेशेंट भी सीरियस है, उनको निकाला नहीं जा सकता, तो पूरी तरीके से स्थिति कंट्रोल में यहाँ पे है। अभी कोई जनहानि नहीं है, पर हम पूरे स्कैन कर रहे हैं बिल्डिंग को, कहीं कोई सफोकेशन की वजह से ट्रैप तो नहीं है, धुएं से ट्रैप तो नहीं है, तो फायर अभी इस काम को आधे घंटे। यूपी के मैनपुरी में बाइक सवार 2 लोग जिंदा जल करके जिससे उनकी वहां पर मौके पर ही मौत हो गई और ये मामला थाना कुरावली के सलेमपुर गांव का है। दरअसल बाइक से लोहे की चारपाई लेकर के जा रहे थे और रास्ते में चारपाई हाई टेंशन लाइन से टकरा गई जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई और दोनों मृतक लहरा गाँव के बताए जा रहे हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए होली के त्यौहार पर बल्लभगढ़ में पुलिस ने लाउडस्पीकर लगा करके लोगों को जागरूक किया जिससे कोई अनहोनी ना हो, लोग सतर्क रहें। बाजार में त्यौहार पर खरीदारी करने आए लोगों का हुजूम देख करके पुलिस ने ये कदम उठाया और साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की। हम जितनी भी जो है लोगों को कह रहे हैं कि मास्क का प्रयोग करो, ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का प्रयोग करो और सोशल डिस्टेंसिंग रखो। हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और जिनके पास मास्क नहीं है उनको हम मास्क बांट रहे हैं हमारे पुलिस कमिश्नर साहब के दिशा निर्देशानुसार। कल किस तरह से कैसे जो वो भीड़ है तो ज़्यादा आवाज़ लोगों तक पहुंच सके, इसलिए हमारे पुलिस कमिश्नर साहब ने हर थाने में माइक सिस्टम दे रखे है सरकारी, वो मैंने थाने से मंगवा के मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, कैसे जो है प्राइवेट वाहनों का इस्तेमाल ना करें, जेब थोड़ा सावधान रहें क्योंकि भीड़ लगातार वो ये था कि जो छोटे छोटे व्हीकल हैं जैसे कार है, वैन है, वो उनमें जो कोई वारदात ना हो इसलिए जागरूक किया था। कोई बड़ी बसों में कोविड-19 के चलते इस बार बरनाला में फूलों की होली को प्रमुखता दी गई और लोग इस बार फूलों से होली मनाने की बात कर रहे हैं। रंगों से इन्फेक्शन होने का डर है और इसलिए फूलों की होली का रुझान देखते हुए फूलों के व्यापारी बड़ी मात्रा में फूल खरीद करके बैठे हैं। उम्मीद है कि इस बार लोग फूलों की होली खेलेंगे और वहीं कोविड-19 के चलते बरनाला के बाज़ारों में होली के त्यौहार का मिला-जुला प्रभाव विक्रेता पर देखने को मिला और माल लेकर के बैठे रहे, लेकिन बाज़ार में अभी तक ग्राहक नहीं पहुँचे। व्यापारियों का ये कहना है कि ग्राहक डबल माइंडेड हैं कि अगर सख्ती ज़्यादा हो गई तो होली का त्यौहार नहीं मना पाएंगे, इसलिए ग्राहक खरीदारी करने नहीं पहुंच रहे। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਕਸਟਮਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਸਟਮਰ ਸਲੋ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸਲੰਪ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅਸਲ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ चरखी दादरी में होली का त्यौहार जहां पूरे रंग चाव और उल्लास से मनाया जाता था, लेकिन 3 कृषि कानूनों को लेकर के सरकार के अड़ियल रवैये ने इसे बेरंग कर दिया है। कितलाना टोल पर किसानों ने इन काले कानूनों का अपने लिए डेथ वारंट जो है इनको बताया है और उन्होंने तीनों कानूनों की प्रतिलिपियों का होलिका दहन भी किया है।
इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी वहां पर मौजूद रही और किसानों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और काली होली मनाने का फैसला लिया। किसान आंदोलन को चलते हुए कितना टोल पे आज 94 दिन हो गया धरने को यहाँ चले हुए। संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया था कि होली वाले दिन तीनों जो काले कानून है उसकी प्रतियां जलाई जाएंगी, इसलिए आज हमने कितना टोल पे तीनों काले जो कानून है उसकी प्रतियां जलाई है। किसान आंदोलन को इतना लंबा वक्त बीत गया और इस बीच में 300 से ज़्यादा किसान अपनी शहादत दे चुके हैं। होली का जो त्यौहार है बड़े रंग चाव का जोश उल्लास का है, पर सरकार ने हमारे इस त्यौहार के रंग को बिल्कुल बेरंग कर दिया, इसलिए किसानों ने काली होली मनाने का फैसला लिया और यही वजह है कि आज तीनों जो काले कानून है उसकी प्रतियां यहाँ जलाई गई। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमेठी में कोरोना के चलते इस बार पहले जैसी होली का रंग चढ़ता हुआ दिखाई नहीं दिया और कारोबार पर कोरोना का ग्राफ जो है साफ तौर पर दिखाई दिया। होली का दहन से एक दिन पहले की अगर बात की जाए तो बाज़ारों में पहले की जैसी रौनक नहीं दिखाई दी और होली के दिन भी कोई रौनक वहाँ पर दिखाई नहीं दी। होली के रंग भी कोरोना के ग्रहण के चलते फीके पड़ते हुए दिखाई दिए। बाजारों में रोजाना तो मंदी का माहौल देखने को मिल ही रहा था, लेकिन होली का दहन के दिन भी कारोबार जगत में निराशा ही दिखाई दी। और एक और जहां पर रंग गुलाल पिचकारी के दुकानदार खाली बैठे हुए दिखाई दिए, तो वहीं इस बार होली में मुख्य रूप से प्रयोग होने वाली मिठाइयां और नमकीन के कारोबार में भी कमजोरी दिखाई दी। है आपका? गोविंद है सर। ये बताइए अब की बार होली में किस प्रकार से ग्राहक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? होली का अभी माहौल थोड़ा गड़बड़ है सर, और अभी क्या है कोरोना काल की वजह से काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ा और ग्राहक की भी कमी है और सड़कें सुनी वगैरह है और होली का माहौल पहले जैसा अभी नहीं रहा है। अमेठी से हैं, क्या कहते हैं इस बार कोरोना होने की वजह से क्या कहते हैं इस बार बिक्री बहुत बेकार चल रही है और गिने चुने कस्टमर आ रहे हैं। बार्गेनिंग बहुत है कोरोना के चलते हुए देखते हुए लोगों के पास इस तरह के पैसे के शॉर्टेज है और क्या कहते हैं एटीएम में पैसे से नहीं। पंजाब के बरनाला में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैप्टन सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हाल ही में अबोहर से भाजपा विधायक अरुण नारंग से मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद बीजेपी की स्थानीय लीडरशिप ने पुतला जलाया और बीजेपी जिला अध्यक्ष ने यह कहा कि पंजाब में अमन कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। कांग्रेस के कुछ व्यक्ति किसानों की आड़ में बीजेपी के नेताओं पर हमला कर रहे हैं और पंजाब सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू की वहां पर मांग की गई। पलवल में किसानों ने धरना स्थल पर ही होली का त्यौहार मनाया। कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई गई और ऑर्गेनिक गुलाल और मिट्टी का तिलक लगा करके एक दूसरे को होली की बधाई दी गई। इस मौके पर ब्रिज की चौपाई के जरिए कलाकारों ने कृषि कानूनों का विरोध किया और किसान नेताओं ने ये कहा कि जब तक सरकार इन कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेगी तब तक वो धरने पर डटे रहेंगे और हर त्योहार किसान धरने पर ही मनाएंगे। इस मौके पर कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने भी सरकार पर निशाना साधा। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आज ये पूरे देश में आह्वान था कि जो तीनों काले कानून है कृषि के, उनको होलिका दहन के रूप में उनको जलाया जाएगा ताकि सरकार को पता लगे कि हिंदुस्तान का किसान और मजदूर इस कानून के खिलाफ है। यही हमारा एक उद्देश्य है कि अपनी भावना को पूरे देश में पहुंचाना और इसको जन आंदोलन बनाना। आज उसी कड़ी में हमने तीनों कृषि कानूनों को यहाँ पर सारे धरने के सारे किसानों ने इकट्ठा होकर के उनको जलाया है और आज किसानों ने होली में किसी रंग वगैरह का प्रयोग नहीं किया, बल्कि सभी ने मिट्टी का तिलक लगा करके एक दूसरे का स्वागत किया है, बल्कि स्वागत क्या उत्साहवर्धन किया है और ये कहा है कि आप लड़ाई को लड़ते रहें। तमाम किसान और मजदूर इस समय हिंदुस्तान का एक है। आज सबसे पहले तो ऑर्गेनिक कलर से यहाँ पे होली मनाने का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद में यहाँ पे चौपाई का प्रोग्राम हुआ और उसके बाद में यहाँ पे तीनों बिलों की कॉपियाँ यहाँ जलाई गई
और एमएसपी जो कानून के लिए किसान अनुरोध कर रहे हैं सरकार से, उसके लिए नारेबाजी की गई और सारे किसान यहाँ पे एकजुट होकर आए। यहाँ पे जितने भी त्यौहार आएंगे वो सारे त्यौहार यहाँ पे मनाए जाएंगे और जब तक सरकार ये अपने ब्लॉक को नहीं उल्ट वापस लेती है, जब तक हम सारे जितने भी त्यौहार यहाँ पे आएंगे, जब तक ये सारे त्यौहार हम मनाते रहेंगे। और जिस तरीके से अन्नदाता किसान सड़कों पे है, सरकार को सोचना चाहिए, इन बिलों को वापस लेना चाहिए। और हम बार बार अनुरोध करते आ रहे हैं, 4 महीने होने को जा रहे हैं, पूरी सर्दियाँ निकल गई, सर्दियाँ निकलने के बाद में अब गर्मी आ गई। हमने यहाँ पे आज जो प्रोग्राम हुआ है वो सभी आप लोगों ने देखा है, कितना अच्छा प्रोग्राम रहा और सारे किसानों ने मिलजुल के यहाँ पे भाईचारे के साथ होली मनाने का काम किया। 4 महीने पूरा होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अहंकार रुकने का नाम नहीं ले रहा है और आज वर्ष का त्यौहार, होली का त्यौहार पूरी दुनिया मना रही है, लेकिन हमारे देश हिंदुस्तान में किसान और मजदूर, अन्नदाता पहली दफ़ा रंगों की होली ना खेल करके जो हमारी मिट्टी है, रज है, उसका तिलक लगा करके होली मना रहे हैं। और तीनों काले कानूनों की प्रतियां आज हर जगह हमारे अन्नदाताओं ने, मजदूरों ने, कृषि कानूनों का विरोध करने वाले सभी भाइयों ने चला करके अपना फिर से विरोध प्रदर्शन किया है। यूपी के अयोध्या में नवागत एसएसपी शैलेश पांडे अपना कार्यभार उन्होंने संभाला और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि शासन और पुलिस मुख्यालय की जो प्राथमिकताएं होंगी वही प्राथमिकताएं उनकी होंगी। उन्होंने ये कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था, बेहतर सुरक्षा उनकी प्राथमिकता और एसएसपी ने यह कहा कि विश्व के मानचित्र पर अयोध्या महत्वपूर्ण नगरी है और अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था शासन की प्राथमिकताओं में रही है और सुरक्षा को लेकर के सभी एजेंसियों से कोऑर्डिनेट करते हुए बेहतर व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा और सुरक्षा में रेगुलर अपडेशन का प्रयास भी किया जाएगा। उन्होंने ये कहा कि होली का दहन, शब बारात और होली के दिन त्योहारों का ये दिन और संवेदनशील स्थानों पर विशेष व्यवस्थाएं की गई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। लोगों से अपील की गई है कि सुरक्षित तरीके से होली खेलें, कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखें। पंचायत चुनाव पर एसएसपी ने यह कहा कि प्रथम चरण में ही अयोध्या का चुनाव होना है और चुनाव को लेकर के बेहतर प्रबंधन के प्रयास किए जाएंगे। सुरक्षा बलों को बेहतर तरीके से लगाने का प्रयास वहां पर किया जाएगा ताकि चुनाव में कोई दिक्कत ना आए। पुलिस मुख्यालय की जो भी प्राथमिकताएं हैं वही हमारी भी प्राथमिकताएं रहेंगी। जन शिकायतों का त्वरित और गुणवत्तापूर्वक निस्तारण, अपराध नियंत्रण, बेहतर कानून व्यवस्था और अयोध्या जनपद चूँकि पर्यटन और धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तो यहाँ की बेहतर सुरक्षा व्यवस्था ये हमारी प्राथमिकताओं में रहेगी। साथ ही साथ मिशन शक्ति अभियान अभी प्रचलित है, उसके तहत विशेष जोर देकर महिला बालिका संबंधी अपराधों पर नियंत्रण और जो अपराध हुए हैं वैसी विवेचनाओं का शीघ्र निस्तारण तथा न्यायालय में प्रभावी पैरवी करके उनको सजा दिलाने का काम, यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करना, जन सहयोग और जन सहभागिता पुलिसिंग में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करते हुए पब्लिक सेंट्रिक पुलिसिंग की व्यवस्था को मजबूत करना। देखिए, जैसा कि हम सभी अवगत हैं, ये पूरे विश्व के मानचित्र पे एक महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था हमेशा से गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में रही है। यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सभी एजेंसी से कोऑर्डिनेट करते हुए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि एक बेहतर व्यवस्था रहे, इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट, जो भी करेक्शंस आवश्यक होंगे, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था बड़ी ही डायनेमिक चीज़ होती है, उसमें रेगुलर अपडेशन और जो कोर्स करेक्शन है वो किया जाता है। तो निश्चित तौर पे पूरा प्रयास हमारा रहेगा कि बेहतर सुरक्षा व्यवस्था। यूपी के बाराबंकी में यूपी पुलिस के एक कांस्टेबल ने खुद को गोली मार करके आत्महत्या कर ली और कांस्टेबल की तरफ से खुद को गोली मारने की सूचना से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आनन फानन में एसपी और दूसरे आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस
अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया और कांस्टेबल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आपको बता दें कि कांस्टेबल ने बाराबंकी पुलिस लाइन के बैरक सीआर में खुद को गोली मारी है और अधिकारी फिलहाल कांस्टेबल के आत्महत्या करने के कारणों का पता लगाने में जुटे हुए हैं। झारखंड मुलजिम पेशी ड्यूटी में गया था, कल रात में लौट के आया है और आज उसकी बॉडी मिली है। वेपन के इंसास था जिससे सर में गोली लगी हुई थी। बॉडी को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ये हम लोग के लिए बहुत ही दुखद घटना है। हमारा एक साथी की डेथ हुई है और सारे पहलुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं और इसमें बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिवार को इन्फॉर्म कर दिया गया है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता ठाकरे सरकार पर लगातार हमलावर हैं और इस बीच होली को लेकर के भी सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उन्हें लेकर के बीजेपी नेता राम कदम ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब से महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार आई है तब से ही हिंदू त्योहारों का विरोध किया जा रहा है। लगातार हिंदू विरोध क्यों किया जा रहा है? ठाकरे सरकार सत्ता में विराजमान हो चुकी है, उस पल से लेके अब तक इनका हिंदू धर्म और हिंदू समाज और उनके त्योहारों को विरोध लगातार चल रहा है। अब होली का त्योहार आया है, ठाकरे सरकार कहती है कि कोई भी होली अपने द्वार के सामने भी नहीं जलाएगा। अब होली द्वार के सामने नहीं जलाए तो क्या घर के भीतर जलाए? कहां खो गई है मति इनकी? ये कहते हैं कि होली जलाने वाले पर पुलिस कार्रवाई करेगी। रंगों का खेल हम समझ सकते हैं कि वहां पर भीड़ होगी, ये भी लोग समझ सकते हैं, पर होली जलाने में सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए, नियमों का पालन करते हुए यदि हिंदू भाई अपना त्योहार मनाता है तो उस बात पर ठाकरे सरकार को आपत्ति क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया और कार्यक्रम में 75वें संस्करण में उन्होंने कोरोना को लेकर के सतर्कता बरतने की बात कही है। और वहीं देश भर में चलाए जा रहे वैक्सीनेशन में बुजुर्गों के उत्साह को लेकर के भी चर्चा की गई, जिसमें उन्होंने जालौन की 109 साल की महिला राम दुलैया का भी जिक्र किया है। पीएम के जालौन की महिला का हौसला अफजाई करने पर जालौन के लोगों ने खुशी जताते हुए पीएम का धन्यवाद किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जो संदेश अटल अमृत योजना के अंतर्गत जो पानी की समस्या से जूझ रहा देश, उसके लिए जो कार्य किए हैं, कोविड-19 के समय पे जो हम लोगों ने जो कार्य किए हैं भाजपा की तरफ से, और मोदी जी ने जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो राष्ट्रीय स्तर पर, देश स्तर पर किया है, उसमें एक हमारे ज़िले की जालौन की रहने वाली राम दुलैया जी ने तो वैक्सीनेशन 109 साल की थी, उन्होंने करवाया। उसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज जिक्र किया है, हम उनका वंदन अभिनंदन और नमन करते हैं कि हमारे देश को ऐसा प्रधानमंत्री जो मिला है वो काबिल तारीफ है। मोदी जी ने जो अमृत योजना के बारे में विस्तार से हम सब लोगों को जानकारी दी और वैक्सीन के संदर्भ में भी ये कहा कि अभी ढिलाई नहीं, अभी हमको कोरोना से लड़ना है। और उन्होंने अपने उद्बोधन में जो हमारे जनपद जालौन की एक वृद्ध महिला है श्रीमती राम दुलैया जी, उन्होंने अपना वैक्सीनेशन करवाया, उनका भी उन्होंने उसमें उल्लेख किया, जिसके सुन के हम सब लोगों को बहुत ही आत्म प्रसन्नता हुई। और हम ऐसे प्रधानमंत्री पर गर्व करते हैं कि जिन्होंने ऐसी भीषण आपदा में, ऐसी भयानक बीमारी के समय हम सब लोगों के साथ खड़े होकर हम लोगों का उत्साहवर्धन किया। और हम लोग जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर हो रहे निर्माण कार्य के दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने वहां से गुजर रहे युवक को टक्कर मार दी और हादसा इतना ज़बरदस्त था कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने घटनास्थल पर जाम लगा दिया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर के प्रदर्शन कर रहे लोगों को शांत करवाया।
ये गोहन थाने में एक गांव है गोरा भूप का, जिसके पास निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड है, उसी के पास ये दुर्घटना हो गई। ये पानी का टैंकर जो एक्सप्रेस वे में लगा है, ढाल पे उतर रहा था और इधर से ये श्रीलाल राजेश प्रजापति पुत्र श्रीलाल प्रजापति ये आ रहा था और टक्कर हो गई। दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई। मौके पे पुलिस पहुंची तो पब्लिक को समझा बुझा करके शव को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। और ड्राइवर की लापरवाही से हुआ है ऐसा, तो गाड़ी पकड़ ली गई है, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर ग्रामीण कुछ मुआवजे की बात कर रहे हैं। हाँ, एसडीएम साहब को भेजा गया था। जो भी चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मथुरा यमुना एक्सप्रेस वे पर 2 कारों में भिड़ंत हो गई और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए और घायलों को पुलिस ने हॉस्पिटल में भिजवाया और मृतकों के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज करके पुलिस घटना की जाँच में जुट गई। मार्ट क्षेत्रांतर्गत यमुना एक्सप्रेस वे हाईवे पर माइलस्टोन 99 के निकट एक वैगनार वाहन एवं रोड एक्सप्रेस पर परस्पर टक्कर हो गई है, जिसके फलस्वरूप वैगनार में सवार 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और 3 घायल हुए हैं। घायलों का उपचार। साइबर ठगों ने बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को भी नहीं छोड़ा। डॉक्टर विशेष गुप्ता की फेसबुक आईडी हैक कर ली और उनके परिचितों से पैसे मांगे गए। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की शिकायत दर्ज कर ली है और आवश्यक कार्रवाई के लिए इस पूरे मसले पर कहा गया है। इसका खुलासा शनिवार को तब हुआ जब डॉक्टर विशेष गुप्ता के पास उनके परिचितों ने और दोस्तों ने फ़ोन किए। ठग ने 20,000 से लेकर के 25-30 हज़ार रुपये तक की मांग की सभी से और डॉक्टर विशेष ने ये बताया है कि लखनऊ में वो थे जब उनके पास कई परिचितों के फ़ोन आए और उन्होंने जानकारी दी तो उन्हें इस बारे में पता चला। लगभग 25-30 फ़ोन आए, फिर 40 आए, 50 आए, 100 आए। तो इसी बीच में फिर मैंने तुरंत ही, चूँकि मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं पहले LIU को बताऊं। LIU से चूँकि 30,000 से अगर कम का आपका अकाउंट से जुड़ा हुआ पैसे का मामला है तो थाने के साइबर सेल को जाता है। तो फिर मैंने थाना अध्यक्ष को फ़ोन किया, वो सब जानते ही, उन्होंने कहा ठीक है आप, मैं अभी इसको साइबर सेल में भेजता हूँ। LIU से भी बात हो गई है। तो वहाँ से फिर तुरंत ही मेरा URL नंबर लिया, URL नंबर लेके फिर उन्होंने साइबर सेल को दिया। इस बीच में जो रिक्वेस्ट संख्या शुरू में 5 थी, 10 हुई, 15 हुई, 17 हुई, 30 हुई, 36 हुई, 40 हुई, 40-50 तक फ्रेंड रिक्वेस्ट पहुंच गई और उनके सबके फ़ोन आने शुरू हो गए कि भाई साहब क्या मामला है, पैसे आप अस्पताल में हैं क्या? मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं है। तो फिर वो सारा मामला समझ गया और मुझे लगता है कि ये सब लोगों की जागरूकता जो वर्तमान में आई है, ये ठगी के खिलाफ। महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तो सियासी घमासान मचा ही हुआ है, लेकिन सत्ता पक्ष के अलग अलग दलों में भी शायद सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जब से महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली के आरोप लगे हैं तब से ही उन्हें भले ही सत्ता पक्ष के लोग बचाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ तो हलचल है। और अब राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस मामले में जाँच के आदेश भी दे दिए हैं। खुद अनिल देशमुख ने इस बारे में जानकारी दी है कि सीएम ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोपों की जांच का फैसला किया है। देशमुख ने बताया कि इस मामले में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच करवाने का फैसला किया गया। गृह मंत्री ने यह बताया कि उन्होंने खुद परमवीर के आरोपों की जांच कराने की सीएम ठाकरे से मांग की थी और अनिल देशमुख ने यह कहा है कि इस जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी। वहीं शिवसेना के मुखपत्र सामना में उनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठाए गए हैं और उन्हें एक्सीडेंटल गृह मंत्री बताया गया है। साथ ही एक गृह मंत्री के तौर पर किस तरीके से काम करना है, कैसे काम करना है, उस बात की भी नसीहत उनको दी गई है। और सामना में यह भी लिखा गया है कि अनिल देशमुख को गृह मंत्री का पद दुर्घटनावश मिला। जयंत पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल ने गृह मंत्री का पद स्वीकार करने से मना कर दिया था और इस पद की एक गरिमा है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अधिकारियों से बेवजह पंगा लिया है और वहीं शिवसेना की अनिल देशमुख को यह भी सलाह कि गृह मंत्री को कम से कम बोलना चाहिए। इस नसीहत में प्रखरता और ईमानदारी का भी जिक्र किया गया। माझी
मुंबईचे पोलीस आयुक्त यांनी जे माझ्यावर आरोप केलेले आहेत त्याच्याबाबत चौकशी करावी अशी मी मागणी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये माननीय मुख्यमंत्री यांना केली होती. त्यांनी ती मान्य केली आणि ती मान्य केल्यानंतर या आरोपाची चौकशी रिटायर्ड हायकोर्ट जज यांच्या माध्यमातून होणार आहे आणि जे काही सत्य असेल ते जनतेसमोर येईल. व्यक्तीच्या कोंडाळ्यात सर हिंदी में बता सर हिंदी कोरोना संदर्भात तुम्ही आज आढावा बैठक घेणार आहे. कोरोना संदर्भातली काय स्थिती आहे राज्यात? हिंदी में सर ऐसा है कि आरोपों में संजय राउत ने काफी आप पर निशाना साधा है, कहा है कि आपको गृह मंत्री पद जो है वो एक्सीडेंट से मिला है. ऐसा है कि मेरे ऊपर जो एक्स पुलिस कमिश्नर माजी पुलिस आयुक्त मुंबई इन्होंने जो आरोप किए थे उसकी जांच होना चाहिए, ऐसी मांग मैंने कैबिनेट की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को की थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और राज्य शासन ने इस आरोपों की जांच रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के द्वारा करने का निर्णय लिया है और उस प्रकार ये आरोपों की जांच होंगी और जो भी सच है वो महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने तल्ख टिप्पणी की है. दरअसल सामना में शिवसेना सांसद संजय राउत के लेख पर पवार ने यह कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार के प्रमुख नेताओं को इस तरह के बयान देकर के सरकार को मुश्किल में लाने का काम नहीं करना चाहिए. संजय राउत के लेख पर आपत्ति जताते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि एनसीपी के कोटे से किसे कौन सा पद मिलेगा ये शरद पवार तय करते हैं और किसी दूसरे को इस पर सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है. शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे संपादकीय के बाद महाराष्ट्र सरकार के गठबंधन में भूचाल आ गया है और सामना में ये संपादकीय शिवसेना सांसद संजय राउत ने लिखा है, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मुंबई पुलिस आयुक्तालय में बैठकर सचिनबाजी वसूली करता रहा और गृह मंत्री को इस बारे में जानकारी नहीं होगी. आपको बता दें कि संजय राउत ने इसी लेख में ये लिखा है कि महाराष्ट्र में विपक्ष को उद्धव ठाकरे सरकार गिराने की जल्दबाजी है और इसलिए फटे हुए गुब्बारे में हवा भरने का काम कर रही है. ऐसे आरोपों के कारण सरकार गिरने लगे तो केंद्र की मोदी सरकार को पहले जाना होगा. टीएमसी नेता शत्रुधर महतो को कोलकाता की बैंकशाला कोर्ट लाया गया और माकपा नेता प्रबीर महतो की साल 2009 में हुई हत्या के मामले में टीएमसी नेता शत्रुधर महतो को रविवार को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था. बता दें कि साल 2009 में माकपा नेता प्रबीर महतो की जंगल महल क्षेत्र में लालगढ़ में हत्या कर दी गई थी, जो कि माओवादी गतिविधियों का केंद्र था और शत्रुधर महतो को एनआईए के 40 अधिकारियों की एक टीम ने झारग्राम जिले में उनके निवास से देर रात गिरफ्तार किया और इससे पहले उन्होंने कल पश्चिम बंगाल के पहले चरण के लिए हुए मतदान में वोट भी किया था. फिलहाल उन्हें कोलकाता स्थित एनआईए के दफ्तर में रखा गया है और माकपा नेता की साल 2009 में हुई हत्या की जांच कर रही एनआईए का ये कहना है कि टीएमसी नेता शत्रुधर इस मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. प्रधानमंत्री विमान योजना के तहत यात्रियों की सहूलियत के लिए रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से लखनऊ के लिए विमान सेवा का शुभारंभ किया है और इस दौरान नागर विमानन एवं आवासन शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मंत्री नंद कुमार नंदी भी मौजूद रहे और इस मौके पर सीएम योगी ने यह कहा कि हमने छोटे शहरों में फ्लाइट सेवा शुरू करने का काम किया है. इससे हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकेगा. दरअसल होली के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री हरदीप पुरी ने रविवार को गोरखपुर से लखनऊ की हवाई सेवा को हरी झंडी दिखाई और इससे पहले उन्होंने महायोगी गुरु गोरखनाथ एयरपोर्ट टर्मिनल भवन के विस्तार का शिलान्यास भी किया और इसका निर्माण पूरा होते ही टर्मिनल से 200 और यात्रियों के ठहराव की क्षमता वहां पर बढ़ जाएगी. पहले दिन 40 बीजेपी और हिंदू युवा वाहिनी नेताओं समेत 62 यात्री गोरखपुर से लखनऊ गए और वहां से गोरखपुर आने के लिए 67 लोगों ने बुकिंग करवाई.
अंबानी विस्फोटक प्रकरण की जांच में एक बार फिर से नया खुलासा हुआ है। आरोपी पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को लेकर के एनआईए की टीम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के पास मीठी नदी के पुल पर पहुंची और एनआईए की टीम को इस सर्च ऑपरेशन में कई सबूत मिले हैं और कई नए खुलासे सामने आए हैं। सबूत की तलाश में करीब 11 गोताखोरों और सफाई कर्मचारियों को नदी में उतारा गया। इस कार्रवाई में गोताखोरों को 2 सीसीटीवी के डीवीआर बरामद हुए हैं और इनके अलावा 2 सीपीयू, एक हार्ड डिस्क और 2 फर्जी नंबर प्लेट्स भी बरामद हुई हैं। साथ ही एक प्रिंटर भी बरामद किया गया और एक लैपटॉप भी मिला है। आरोप है कि ये सारी चीज़ें पूर्व असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे और रियाज काजी ने सबूतों को मिटाने के मकसद से नदी में फेंकी थी और ये दोनों फिलहाल मुंबई पुलिस से निलंबित कर दिए गए हैं। सचिन वाजे 3 अप्रैल तक एनआईए की कस्टडी में है और रियाज काजी से भी एनआईए रोज गहराई से पूछताछ कर रही है। वहीं एंटीलिया केस में जांच के तहत एनआईए रविवार को सचिन वाजे को लेकर के मीठी नदी पहुंची और एनआईए को नदी में से नंबर प्लेट और डीवीआर समेत कई सबूत मिले हैं। माना जा रहा है कि डीवीआर को नष्ट करके नदी में फेंका गया और नदी से 2 सीपीयू और एक हार्ड डिस्क गोताखोरों को मिली है। वहीं 2 नंबर प्लेट बरामद हुए हैं, दोनों पर एक ही नंबर लिखा हुआ है। बंगाल के 30 विधानसभा क्षेत्रों में 73 लाख मतदाताओं में से आधे से अधिक ने अपना मतपत्र शनिवार को डाल दिया है और 191 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला वोटिंग मशीन में बंद हो गया है। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और शनिवार को पहले चरण का मतदान हुआ। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस दावे पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने करारा हमला बोला है, जिसमें शाह ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में बड़े अंतर से जीतेगी और 200 सीट हासिल करेगी। डेरेक ओब्रायन ने ये कहा है कि बंगाल में बीजेपी का माइंड गेम काम नहीं करेगा और साथ ही उन्होंने आगे ये भी दावा किया है कि टीएमसी पहले चरण के चुनाव में बढ़त बनाएगी, जबकि शाह ने यह दावा किया है कि बीजेपी इस चरण में 30 में से 26 सीटें जीतेगी। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के बाद अब 1 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान की तैयारी चल रही है और दूसरे चरण में सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही नंदीग्राम में सीएम ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने होंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी रामनगरी में होली की धूम देखने को मिली है और बांके अयोध्या में राम जन्मभूमि में रामलला बांके बिहारी के भेजे हुए रंग और गुलाल से होली खेलेंगे। रामलला तीनों भाइयों सहित बांके बिहारी के भेजे हुए वस्त्र भी धारण करेंगे और होली सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए वृंदावन बांके बिहारी मंदिर की ओर से रामलला को सफ़ेद वस्त्र और वो भी अलग अलग रंगों से कड़े हुए भेजे गए हैं, जिसके साथ पीले रंग का हर्बल गुलाल भी रामलला के लिए भेजा गया है और रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को सफ़ेद वस्त्र और पीला गुलाल प्राप्त हो गया है। वहीं बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी रामलला के लिए अबीर भेंट की है। सबसे मंदिर बन रहा है तो यह है कि हमारा मंदिर बन रहा। दूसरा यह है कि अस्थायी मंदिर में विराजमान जो रामलला जी हैं, उनको इस प्रकार इस साल की होली जो बड़े ही उत्साह के साथ मनाई जा रही है और इसके लिए वृंदावन से कपड़ा आया है रामलला को पहनाने के लिए और अबीर भी आई है, इनको लगाया जाएगा। और साथ साथ अभी यह इकबाल जी ने यह अबीर दिया है जो भगवान रामलला को आज लगाया जाएगा और यह संबंध जो बहुत प्राचीन से है और सद्भावना के है और इसी संबंध से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ऐसी स्थिति में जो इस वर्ष की होली है वो अपने आप में द्वितीय है। सबसे बड़ी प्रसन्नता लोगों को है, राम भक्तों को है। देखिए, सवाल हमारे यहाँ अयोध्या का है। अयोध्या धर्म की नगरी है और आज जो है त्योहार का दिन है, होली का दिन है। हमने पुजारी जी को जो है रंग भेंट किया हूँ, अबीर भेंट किया हूँ। हम ये चाहते हैं कि लोगों को ये दिखाना भी चाहते हैं, लोगों को बताना भी चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का विवाद पूरी दुनिया में कभी नहीं रहा
और हिंदू मुस्लिम के देवता कभी लड़ाई में नहीं रहे, हमेशा जो है कभी कोई विवाद आज तक नहीं रहा, ना हमारे धर्म में लिखा हुआ है कभी हिंदू मुस्लिम के देवी देवता हिंदू मुस्लिम का के साथ में हमेशा रहे और उनका भगवान का आशीर्वाद रहा, अल्लाह का आशीर्वाद रहा। हम ये चाहते हैं कि अयोध्या जैसी जगह आज हमने जो है भगवान राम का मंदिर बन रहा है, आज जो है 1 साल पूरे होने पर जो है ये होली मिलन का त्यौहार है और इसमें जो भी हिंदू मुस्लिम में विवाद होते हैं आज के दिन वो खत्म हो जाते हैं, जो है आज जो है हिंदू मुस्लिम सब मिल जाते हैं, चाहे जिस जात का हो चाहे। चलिए मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।